Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Tour. तो ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके, ऑलमोस्ट डन है हमारा सिलेबस। और कल हमारी लास्ट क्लास है अल्टीग्रेड बायोलॉजी जूलॉजी सब्जेक्ट की। और खुशी भी बहुत हो रही है कि फाइनली सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस कंप्लीट होने को आया है। काफ़ी लंबा सफ़र हम लोगों ने मिलकर तय किया और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया क्लासेस को, तो थैंक यू सो मच। और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ग्रेट डोर को। और बस यही कहूँगी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हर एक क्लास को। तो बस ऐसे ही अपना प्यार हमेशा ग्रेट डोर को देते रहिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थवॉर्म और फ्रॉग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और एक और बात, हमारी नवंबर में स्टार्ट हो रही है प्रैक्टिस सीरीज़। देखो, प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड कर लेना, जूलॉजी की ही हो रही हैं। और प्रैक्टिस आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, स्टार्टिंग से कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। साथ में प्रैक्टिस करना देखो बहुत ज़रूरी है, ये बात आप मानते हो ना। तो बस प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड करना। फुल नवंबर हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ चलने वाली हैं। टाइमिंग इसी जगह ही होगी, आपकी जो क्लास एल्टीगेट की चल रही है इसी टाइमिंग पे आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ चलेगी शाम को 6 बजे। बाकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी शॉर्ट्स के थ्रू, मैं आपको दे दूँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फिर। ओके, सो अर्थवॉर्म केचुआ हो गया आपका। फेरिटिमा पोस्ट्यूमा इसका हो गया साइंटिफिक नेम। इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम अपने प्यारे से अर्थवॉर्म की। फेरिटिमा पोस्ट्यूमा, याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम। तो किंगडम होगी एनिमिलिया, फाइलम होगी एनिलिडा, क्लास हो गई आपकी ऑलिगोकीटा, एंड ऑर्डर हो गया कौन सा, ऑपिस्थोफोरा। जीनस हो गई फेरिटिमा एंड स्पेशीज हो गई पोस्ट्यूमा। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें पता होने चाहिए साइंटिफिक नेम। एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे, तो पता होना चाहिए। प्रैक्टिस सीरीज फिर से कह रही हूँ अटेंड कर लेना, पता चल जाएगा जो इतने मन से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने किस किस ने कितना मन लगा के पढ़ाई करी और कितनी तैयारी आप कर रहे हैं। बढ़ा जाए आगे। चलो जल्दी जल्दी क्लास कंप्लीट करनी है, नहीं करनी है आज और कल, दिन प्रैक्टिस सीरीज में मिलेंगे हम डायरेक्ट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं आवाज़ की, हैबिटाट की। कहाँ रहता है प्यारा छोटू सा केचुआ। तो ये जो केचुआ है अर्थवॉर्म है, ये कहाँ रहता है, नम मिट्टी में, ठीक है ना, मॉइस्ट सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होगी, ठीक है। तो नम मिट्टी में रहता है ये, जहाँ क्या होंगी, सड़ी गले जैविक पदार्थ होंगे। जैविक पदार्थ हो गए आपके ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ मिलेगा आपको ये केचुआ, कहाँ मिलेगा, गार्डन्स में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, लॉन में, ठीक है ना, बगीचा खेती हो गई, लॉन हो गई, यहाँ पे मिलता है। कहाँ रहता है ये बताओ, ये तो आपको पता ही है, मुझे बताने की इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है, बुरो में। और रात के टाइम ये बाहर आता है और इसको क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है किसानों का, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल को बनाता है फर्टाइल। जल्दी से सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि हम बड़े जल्दी से आगे, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। जल्दी से नोट कर लीजिए, रात के टाइम में बाहर आता है और दिन में क्या होता है, छिपा रहता है। आपको क्वेश्चन आ भी सकता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर किसे कहते हैं, तो आपकी अर्थवॉर्म को ही हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बिकॉज दे मेक सॉइल फर्टाइल। ओके, तो अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, बाहरी संरचना। तो बॉडी लंबी होती है, हम जानते हैं, हमने देखा हुआ है अर्थवॉर्म कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सेगमेंट्स होते हैं, ये भी हम जानते हैं, सेगमेंटेड होता है। कितने होंगे, अबाउट 102.20 सेगमेंट्स होते हैं। कलर भी हमें पता है ब्राउनिश होता है, किसकी वजह से, कौन सा पिगमेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो पॉरिफेरिन पिगमेंट की वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश होता है। डोर्सल साइड डार्क होगी, वेंट्रल साइड लाइटर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि डोर्सल साइड कौन सी होती है, तो डोर्सल साइड हो गया ऊपरी भाग। ऊपरी भाग कैसा होगा, डार्क होगा। और वेंट्रल साइड किसे कहते हैं हम, यहाँ लिख देती हूँ वेंट्रल। वेंट्रल साइड हो गया निचला भाग जो होता है लाइटर, ठीक है, यानी हल्का होता है। माउथ कहाँ पे होगा, फर्स्ट सेगमेंट में होगा पेरिस्टोमियम, और एनस कहाँ होगी, लास्ट सेगमेंट में होगा। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए, बट इतना ही बहुत नहीं है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं।
बड़े। चलो अब बारी आ जाती है क्लीटरम की। तो क्लीटरम सेगमेंट 14-16 में होगा। एक थिक ग्रिडल है जो मदद करता है किसमें, कोकून फॉर्मेशन में, रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, जो आपका क्लेटलम है, ये क्लेटलम जो हो गया ये 14 टू हम कह सकते हैं 16वें खंड में होगा। खंड पर क्या है, एक थिक है तो हम कह सकते हैं मोटा छल्ला। ठीक है, जो कोकून बनाने में मदद करता है किस टाइम पे, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। फिर आ जाती है क्या, सिटी। सिटी क्या है, ये क्या है, चलो देख लेते हैं। टिनी ब्रिसल्स इन ईच सेगमेंट, ये 2 बार आई नो लिख दिया है, इन ईच, कोई बात नहीं, आप एक बार देख लो। ये किसके लिए होते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड क्लीटेलम। ये देखो क्या होते हैं ना, बाल जैसे होते हैं, ठीक है ना, ब्रिसल लाइक होते हैं ये छोटे छोटे। ठीक है, छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होता है जो मदद करता है मूवमेंट में, चलने फिरने में मदद करता है। लेकिन ये स्टार्टिंग में सेगमेंट मैंने आपको बताए थे इसके होते हैं, तो 100 to 120 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फर्स्ट में हमने बात करी थी माउथ होता है, एंड में क्या होगा, एनस होगा। फर्स्ट सेकंड में ये नहीं होते हैं, ये जो टिनी ब्रिस्टल जो हो गई, जो छोटे बाल जैसी संरचनाएं हो गई। और कहाँ पे नहीं होगी, ये क्लिटेलम में नहीं होगी। और ये जो सिटी होता है ये मदद करता है मूवमेंट में। नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ें। देन आ जाता है नेफ्रिडियोपोर्स। ये क्या होंगी, स्मॉल ओपनिंग है फॉर एक्सक्रीशन, प्रेजेंट होंगी सारे सेगमेंट्स पे एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। सब पे होंगी लेकिन फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। जल्दी से नोट कर लीजिए, छोटे छोटे छिद्र जैसे होंगे फॉर एक्सक्रीशन। बढ़ा जाए आगे, चलिए अब बारी आ जाती है बॉडी वॉल की। तो द बॉडी वॉल ऑफ एन अर्थवॉर्म हैज़ 4 मेन लेयर्स, 4 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती है क्यूटिकल, थिन होगी, पतली होगी, नॉन सेलुलर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये नोट कर लीजिए। फिर दूसरी आ जाती है एपिडर्मिस। ये किससे बनी हुई होती है, सिंगल लेयर से, सेल के, मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, म्यूकस ग्लैंड सेल्स होंगी जो सिक्रेट करेंगी म्यूकस, ताकि जो बॉडी है वो कैसी रहे, नम रहे। देन आ जाता है एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये प्रोवाइड करती हैं नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। पोषण और सुरक्षा देती हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। और म्यूकस ग्लैंड सेल सिक्रेट करती है म्यूकस, ताकि जो बॉडी है वो मॉइस्ट रहे यानी नम। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, शरीर को ये नम रखती हैं ये जो म्यूकस ग्लैंड सेल्स होती हैं। अभी हमें आगे भी पढ़ना, अभी तो ये 2 लेयर हुई, क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस, अभी बची हैं बाकी की 2। तो चलो देखते हैं बाकी की 2 लेयर हमारी आ जाती है। थर्ड आ जाती है मसल लेयर्स, इसमें 2 लेयर्स होंगी। सर्कुलर मसल आउटर हो गई, ये हेल्प करेगी किसमें, इन एलोंगेशन। ठीक है ना, शरीर को लंबा करती है जो सर्कुलर मसल है, बॉडी को लंबा करती है, शरीर को लंबा करती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल अंदर वाली, इनर हो गई, ये हेल्प करती है किसमें, शॉर्टनिंग में, शरीर को छोटा करती है ये। ठीक है ना, शरीर को छोटा करती है, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से कर लूँ। देन हमारी 4th लेयर आ जाती है पैराइटल पेरिटोनियम। इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग है, थिन इनर मोस्ट लेयर है, ये चीज़ याद रखना। भीतरी पतली परत है, इसे इरेज कर दूँ, चलो इसे कर देते हैं हम इरेज। तो ये क्या है, इनर है, ऑफ कोर्स भीतरी है, अंदर वाली है, भीतरी पतली परत है ये, थिन इनर मोस्ट लिखा भी है लेयर, तो भीतरी पतली परत जो सेलो में कैविटी जो हो गई ढकती है उसे। ठीक है ना, कैविटी को ढकती है।
क्लियर? नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम बढ़ें आगे। जल्दी जल्दी नोट कर लो। बढ़ा जाए आगे। अब बारी आ जाती है फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन हो गया, सुरक्षा हो गई, गति यानी मूवमेंट हो गया, और ये कार्य है बॉडी वॉल के। सिक्रेशन हो गया म्यूकस का ताकि बॉडी नम रहे, और ये रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। हेल्प करता है किसमें? बोरिंग थ्रू सॉइल। जल्दी से नोट कर लीजिए। मिट्टी में सुरंग बनाना हो गया ये, है ना, उसमें मदद करता है। ये सारे कार्य हो गए, फंक्शंस हो गए बॉडी वॉल के। सुरक्षा, गति, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ताकि बॉडी नम रहे, मॉइस्ट रहे, और रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। और मिट्टी में क्या? बिल बनाना, सुरंग बनाना, कुछ भी कह लो। आगे बढ़े। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी, सीलोम। ट्रू सीलोम डिवाइडेड बाय सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट। तो एक जो ट्रू सीलम होगा क्या आएगा? डिवाइडेड, यहाँ लिख देती हूँ, जिसे जो एक ट्रू सीलम होगा जिसे सेप्टा द्वारा क्या किया जाएगा? यहाँ लिख देती हूँ, सेप्टा द्वारा खंडों में बांटा गया है। कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया बाय सेप्टा। इसमें क्या होता है? सेलोमिक फ्लूइड जो है, फ्लूइड भरा होता है। नोट करना चाहें तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि हम बढ़ें फिर आगे। बढ़े, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इसके फंक्शन की बात करें अगर हम सेलोमिक फ्लूइड की तो क्या करेगा? ये एक्ट करता है एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। किसके लिए? मूवमेंट के लिए। ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने में न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो हो गए। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड्स डिफेंस, कंटेन्स एमीबॉइड सेल्स दैट फाइट जर्म्स। रक्षा में मदद करता है ये, रक्षा में मदद करेगा, ये हेल्प करेगा। तो ये रक्षा में मदद करता है। एमीबॉइड कोशिकाएं क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी, जो क्या करेंगी? जम से करेंगी फाइट। जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम बढ़ें आगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करें आज की क्लास को। बढ़ें, चलिए। देन जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। अपने मतलब अर्थवॉर्म की कर लेते हैं, हमारे नहीं, ह्यूमंस का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो अभी अर्थवॉर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें तो कंप्लीट एंड स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा ये। चलो देख लेते हैं। पेन कहाँ गया? तो कंप्लीट एंड स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा। स्टार्ट होगा फ्रॉम माउथ एंड एंड होगा एट एनस। पाथ क्या होगा? माउथ से बकल कैविटी, वहाँ से फेरेंक्स, वहाँ से ऊज़ोफेगस जाएगा, देन वहाँ से गिजार्ड, देन वहाँ से इंटेस्टाइन, देन एनस। क्लियर? गिजार्ड ग्राइंड्स द फूड। जो गिजार्ड है वो क्या करता है? भोजन को पीसता है ना। इंटेस्टाइन क्या करता है? डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्व करता है। सिंपल, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, फीडिंग एंड फूड फीड्स ऑन डिगिंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या है? डेट्रिटस फीडर है ये। क्या खाता है? कहाँ से भोजन प्राप्त कर रहे हैं? डिकेइंग लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर से, यानी सड़ी गली जैविक वस्तुओं से, है ना, उन पर ये निर्भर होता है। ठीक है। ingested swell passes through intestine where organic matter is digested। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मिट्टी के साथ ये भोजन लेता है और
जैविक पदार्थ को पचाता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करता है। क्लियर? चलो जल्दी से नोट कर लो करना चाहो तो। फिर हम आगे बढ़ें। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बात हो गई, फीडिंग एंड फूड की बात हो गई, अब थोड़ा रेस्पिरेशन की भी बात कर लीजिए। अब बारी आ जाती है रेस्पिरेशन की। तो कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता जो आदान प्रदान होगा गैसेस का, वो किससे होगा? मॉइस्ट स्किन से होगा। क्लियर है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, तो ये नोट कर लीजिए। गैसों का आदान प्रदान त्वचा के माध्यम से होगा, स्किन से होगा। कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें नहीं होता। बढ़ा जाए आगे। चलो, देन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड फ्लो होगा किसमें? इन वेसल्स। फिर से बता रही हूँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डोर्सल वेसल्स होंगी, मेन कलेक्टिंग वेसल जो हो गई। ब्लड फ्लोज टू फॉरवर्ड, तो सिंपली कह दो रक्त को आगे ले जाती हैं ये, ब्लड को यानी। वेंट्रल वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड को पीछे ले जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू ऑर्गन्स, ये क्या करती हैं? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ऑर्गन्स में। ब्लड फ्लोज बैकवर्ड, ध्यान रखना डॉर्सल वेसल्स में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लोज फॉरवर्ड, रक्त को आगे ले जाती हैं, बट वेंट्रल वेसल्स में ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर है? मेन कलेक्टिंग वेसल्स हैं आपकी डॉर्सल वेसल्स जो ब्लड को आगे लेके जाती हैं, बट वेंट्रल वेसल्स जो होंगी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी ब्लड को टू ऑर्गन्स एंड ब्लड फ्लोज बैकवर्ड। ठीक है, यानी रक्त को पीछे भेजती हैं ये। क्लियर है? हार्ट्स के कितने होंगे? 4 पेयर होंगे। सेगमेंट कहाँ कहाँ होगा? 7 to 11 के बीच में होगा। अब काफ़ी सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे, 4 पेयर्स हैं, सेगमेंट 7 to 11, मैम ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, हार्ट होता है 7 to 11 के बीच में। 7 में होगा, 7 सेगमेंट में होगा, 8 में नहीं होगा, 9 सेगमेंट में होगा, 10 सेगमेंट में होगा एंड 11 सेगमेंट में होगा। एक बार एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना? एक बार इसको देख लेते हैं। ये ऊपर का आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, देन हम इसको देख लेते हैं एक बार। फिर से बोल रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं। कहाँ होगा? हार्ट जो होगा इसका, ठीक है, 7th सेगमेंट में होगा। ठीक है, 8th सेगमेंट में होगा, नहीं 8th में नहीं होगा, सॉरी, 7th सेगमेंट में, 9th सेगमेंट में होगा और 10th सेगमेंट में और 11th सेगमेंट में होगा। हार्ट टाइप कौन सा होगा 7th सेगमेंट में? तो लेटरल हार्ट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्या करता है ये भी नोट कर देते हैं, पेन ले लेती हूँ, एक सेकेंड बस। ये क्या करता है? डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल जो होंगी, वेसल को जोड़ता है ये। जो 7th सेगमेंट में होगा आपका ये लेटरल हार्ट। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। अब आपका 9th हार्ट, ये भी कहाँ होगा? 9th, ठीक है ना? 9th सेगमेंट में होगा हार्ट। 9th सेगमेंट में हो गया आपका लेटरल हार्ट। सेम वही चीज़ मैं आपको कहूँगी, डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स को ये जोड़ता है। वेसल को जोड़ता है। क्लियर है? 4 मैंने आपको बोले 4 पेयर होंगी। कौन से सेगमेंट में होंगे? 7th, 9th, 10th एंड 11th। ओके, 4 सेगमेंट में होंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 7th सेगमेंट की बात हो गई, 9th सेगमेंट की बात हो गई, इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं अपना 10th, ठीक है ना?
10th सेगमेंट देख लेते हैं। अब आ जाता है 10th सेगमेंट में कौन सा होगा? लेटरल ओसोफेजियल हार्ट। नोट कर लीजिएगा, हमें पता होने चाहिए ये सारी चीज़ें, इसे नोट कर लीजिए। 10th सेगमेंट में होगा आपका ये। और ये क्या करता है? ये जो लेटरल ओसोफेजियल फेगियल आपका जो हार्ट जो हो गया 10th सेगमेंट में जो हो गया, ये क्या करता है? रक्त को यानी ब्लड को वेंट्रल वेसल्स में भेजता है। क्लियर है? सेम मैं अगर बात करूं 11th सेगमेंट में जो आपका हार्ट हो गया, सेम 11th सेगमेंट में लेटरल कोई सेम ओसोफेजियल हार्ट रक्त को वेंट्रल मसल्स वेसल्स में भेजता है, यानी ब्लड को वेंट्रल वेसल्स में भेजता है। क्लियर हो गया? अब ये 4 पेयर की सारी कहानी बताओ। अब क्लियर हुई 4th पेयर की सारी कहानी क्या थी? चलो वापस अपने उसी पेज पे लौट जाते हैं। क्लियर हो गया अब सब? 4 पेयर सेगमेंट 7 to 11 में होंगे, 7, 9, 10, 11 सेगमेंट में होंगे। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लिया जाए। अरे यहीं पे रुकना है हमें। सबन्यूरल एंड सुप्राओसिपिटल सेल्स वेसल्स कनेक्ट करती हैं डोर्सल और वेंट्रल वेसल्स को। देन ब्लड ग्लैंड्स ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। देन आ जाते हैं लिम्फ ग्लैंड्स, ये हेल्प करते हैं किसमें? बॉडी डिफेंस में, रोग प्रतिरोधक कार्य करती हैं ये। ठीक है ना? यहाँ लिख दो रोग प्रतिरोधक कार्य करती हैं। क्लियर है? चलो नर्वस सिस्टम की बात कर ली जाए अब। CNS हमारा नर्वस सिस्टम जो हो गया, तो ब्रेन और सेरिब्रल गैंग्लिया अबव फेरेनिक्स ज्वाइंड बाय सरगम फेरिनियल कनेक्टिव्स टू सब फेरेंगियल गैंग्लिया। क्या है? सिंपल सी बात। चलो हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझें अगर, तो मुख्य कहाँ होगा? ये जो ब्रेन होगा ये आपका जो आपका नहीं अर्थ फॉर्म का ब्रेन कहाँ होगा? मुख के ऊपर। कहाँ होगा? ब्रेन और सेरिब्रल गैंग्लिया कुछ भी कह लो, कहाँ होगा? अबव फेरेनिक्स। ठीक है? और ज्वाइंट होगा बाय सरकम फेरेंगियल कनेक्टिव्स टू सब फेरेंगियल गैंग्लिया। क्लियर है? देन वेंट्रल नर्व कॉर्ड रन्स अलोंग द बॉडी विद गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट। तो शरीर के नीचे चलता है ये, इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है? कहाँ गया? ओके, वेंट्रल नर्व कॉर्ड सिंपली कह दो शरीर के नीचे चलता है। लिखा भी है वेंट्रल नर्व कॉर्ड रन्स अलोंग द बॉडी, किसके साथ? विद गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में। कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट एंड रिस्पॉन्सेस टू टच, लाइट, वाइब्रेशन। नोट करते चलिए। ये चीज़ ना आप ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देती हूँ। हर खंड में यानी हर सेगमेंट में जो गैंग्लिया है क्या करेगा? चलने और रिस्पॉन्सेस हो गया, प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है।
ठीक है। कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट एंड रिस्पॉन्सेस, किसके लिए, ताकि कुछ छू रहे हैं, कुछ वाइब्रेशन हो गई, लाइट हो गई। नोट कर लीजिए जल्दी से। हर खंड में गैंग्लिया जो होगा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, चलने को और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, पेन ले लेती हूँ। सेगमेंटल नेफ्रिडिया रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट मेनली अमोनिया। तो सेगमेंटल नेफ्रिडिया क्या करेगा, रिमूव करेगा नाइट्रोजन वेस्ट को प्रत्येक खंड में, है ना। मेनली क्या, अमोविया। एक्सक्रीटरी वेस्ट कम्स आउट थ्रू नेफ्रिडोपोर्स, यानी जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो नेफ्रिडोपोर्स के द्वारा बाहर आएगा। बढ़े आगे। आगे बढ़ा जाए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है ना। हेर्माफ्रोडाइट मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर से बोल रही हूँ, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखेगा, कई लोग गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। तो बाइसेक्सुअल होगा, मेल फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगी बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो 10th और 11th सेगमेंट में होगा टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थवॉर्म में अगर हम बात करें, वैसा डिफरेंशिया कैरी स्पर्म्स टू मेल जेनिटल पोर्स 15th सेगमेंट। जो वासा डिफरेंशिया होगी स्पर्म को कहाँ तक लेके जाती है, 15th सेगमेंट तक। एंड स्पर्मेटोसी स्टोर्स स्पर्म फ्रॉम अनदर वॉर्म। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए, देन अगर हम बात करें मेल के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ओवरीज कहाँ होंगी, 13th सेगमेंट में। ओविडक्ट ओपन थ्रू फीमेल जेनिटल पोर्स 14th सेगमेंट। तो जो ओविडक्ट होंगी सिंपली आप कह सकते हो कहाँ पे खुलती हैं, 14th सेगमेंट से खुलती हैं। देन जो क्लिटेलम है क्या बनाता है, कोकून बनाता है, ठीक है ना। वेयर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट अकर्स, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। फिर से बता रही हूँ, कोकून जो फॉर्म होगा किसके द्वारा होगा, बाय क्लिटेलम, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब बारी आ जाती है प्लाज्मोडियम की। क्या है ये, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट। लाइफ साइकिल स्टेजेस की बात करें, सबसे पहले आ जाती है स्पोर्टोजोइट, इन्फेक्टिव स्टेज है, एंटर्स ह्यूमन ब्लड थ्रू फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट। तो क्या होता है, मच्छर के काटने से, पेन ले लिया जाओ प्लीज़, नोट्स आप भी बनाते चलिएगा। क्या होता है, मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से रक्त में प्रवेश करता है। देन सीजोगोनी, असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इन लिवर एंड आरबीसीज ऑफ ह्यूमन। क्या होता है यहाँ पे, असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगा लिवर में और आरबीसी में ह्यूमन्स के। देन गैमेटोगनी, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन ह्यूमन आरबीसी। फिर आरबीसी में क्या बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं। देन स्पोरोगनी, सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो प्रोड्यूसिंग न्यू स्पोरोज। वाइट नोट कर लीजिए, मच्छर में यहाँ लिख देती हूँ। लैंगिक प्रजनन से नए स्पोरोजोइट बनते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। अब बारी आ जाती है फ्रॉग की, राना टिग्रिना ये साइंटिफिक नेम है और ये जानते होंगे काफ़ी फेमस है फ्रॉग का, तो पता ही होता है। और आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, राना टिग्रिना ठीक है, लेकिन ये होप्लो ब्लास्टरस टिग्रिनस क्यों लिखा है,
हो रहे हो कंफ्यूज या नहीं हो रहे हो? तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों साइंटिफिक नेम ही हैं। क्यों दो नेम है, एक होते हैं साइंटिफिक नेम, यस राइट। ये ओल्डर नेम हो गया राणा टिग्रीना, ठीक है ना, ओल्डर। अब एग्ज़ाम में क्या आता है ना, जो पहले हमने अब तक टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। एंड सेकंड वन जो है आपका वो ब्लू बैक्ट्रेचस टिग्रीनस, ये करंट एक्सेप्टेड नेम है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टैक्सोनॉमी। करंट एक्सेप्टेड नेम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये दोनों नेम में से कुछ भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, कहोगे हमें तो राणा टिग्रीना पता था, ये दूसरा नेम तो पता ही नहीं था, तो इसलिए मैंने दोनों नोट कर लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या होता था ना पहले, जीनस राणा में प्लेस्ड आपका फ्रॉग था, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अर्लियर द इंडियन फ्रॉग वाज प्लेस्ड अंडर द जीनस राणा, सो द नेम वाज राणा टिग्रीना, ठीक है। बाद में क्या हुआ, साइंटिस्ट फाउंड सम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, साइंटिस्ट फाउंड सम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस some structural differences from Purana frogs. So they created a new genus. Created a new genus. और वो जीनस ही है आपकी क्या, Oplopetrix, ठीक है। सो देयरफॉर इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, अपडेट किया, तो द अपडेटेड साइंटिफिक नेम बिकम अपडेटेड साइंटिफिक नेम बिकम Oplopetrix tigrinus। ओके, नोट करना चाहें तो कर लीजिए। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आए उस हिसाब से एग्जाम में सॉल्व कर लेना। दोनों ही रेफर होते हैं सेम इंडियन स्पेशीज पे ना, बोथ नेम रिफर्स टू द सेम इंडियन फ्रॉग स्पेशीज, ठीक है। ये मॉडर्न करेक्ट नेम है, ये मॉडर्न करेक्ट नेम है और वो ओल्डर नेम है। बढ़े आगे, चलो, लेकिन उससे पहले अभी हम उसकी जो किंगडम और सब बात कर रहे थे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो किंगडम हो गई एनिमेलिया, फाइलम हो गई कॉर्डेटा, क्लास हो गई एम्फीबिया, ऑर्डर हो गया ऑरा, जीनस हो गई राना या ओप्लोपेट्रिक्स, देन स्पेशीज हो गई टिग्रीना, तो नोट कर लीजिए। ओप्लोपेट्रिक्स भी आ सकता है और राना भी आ सकता है जीनस, तो हमें पता होना चाहिए दोनों नेम एग्जाम के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें इसके हैबिटाट की, हमें पता है ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स जो होंगे वहाँ पे रहते हैं और मॉइस्ट एरियाज़ में रहते हैं। एम्फीबियस की बात करें तो ये मतलब लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, नोट कर लीजिए। दोहरा जीवन होता है एम्फीबियस, ठीक है। एम्फीबियस का मतलब हम कह सकते हैं दोहरा जीवन, पानी और लैंड दोनों पे ही रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो हमें पता है ये ग्रीनिश कलर होता है, ब्राउन स्पॉट होते हैं, आइज़ बड़ी होती हैं, यहाँ लिख देती हूँ, और उभरी हुई होती हैं ना, बल्किंग होती हैं फॉर वाइट विजन के लिए उभरी हुई होती हैं।
निकोटिक मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है आइस को पानी में। देन ईयर ड्रम होगा, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन बिहाइंड आइज हेल्प करती है हियरिंग में। वोकल सैक होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन मेल, यूज फॉर क्रोकिंग। क्रोकिंग हो गई साउंड जो होती है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। देन आ जाती है ट्रंक की बात करें तो बियर्स फोरलिम एंड हिंड लिम्स, तो यहाँ पे लिख देती हूँ हिंड लिम्स होते हैं, ठीक है। जंपिंग और स्विमिंग के लिए होते हैं, जो हो गए पैर इसके, है ना, पिछली टांगे कह लो। जंप करने के लिए और स्विमिंग के लिए होती हैं। तो बियर लिम ट्रंक अगर हम बात करें तो बियर फोर लिम एंड हिंड लिम्स, नोट कर लीजिए। क्लोकल अपैरेचर ये क्या होती है, कॉमन ओपनिंग होती है एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन के लिए। ये बढ़े आगे, चलें आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी सिस्टम्स। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फ्रॉग ब्रीथ्स बाय थ्री मेथड के द्वारा ये ब्रीथ करता है। मेंढक 3 तरीक़ों से श्वसन करता है। तो सबसे पहले आ जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो पानी में करता है त्वचा के ज़रिए थ्रू स्किन। बगल रेस्पिरेशन ये होती है थ्रू लाइनिंग ऑफ माउथ, जब ये रेस्ट पे होता है मुख द्वारा, ठीक है ना, मुख गुहा द्वारा होती है ये बकल रेस्पिरेशन, जब विश्राम का समय होता है। देन पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये होती है जब वो लेंड पे होता है लंग्स में, थ्रू लंग्स। आगे बढ़ते हैं। देन आ जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो माउथ से बकल कैविटी, देन वहाँ से फेरिंक्स, देन ऊज़ोफेगस, देन स्टमक, देन हो जाता है इंटेस्टाइन, देन हो जाता है क्लोक। टंग कैसी होती है, स्टिकी होती है, बिफिड होती है और इंसेक्ट को कैच करने के लिए इस्तेमाल करता है, ये चीज़ भी हम जानते ही हैं इसकी। कीड़े पकड़ने में मदद करती है, ये चिपचिपी होती है और 2 फटी हुई होती है, बाइफिट हम कह सकते हैं। क्या होती है, चिपचिपी, पेन, चिपचिपी और बाइफिड, इसको कहेंगे 2 फटी हुई, ठीक है ना, कीड़े पकड़ने के लिए। पेट पूजा वो भी तो करेगा। क्लियर है। डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर हो गया, बाइल बनाता है, सिक्रेट बाइल्स। पेनक्रियाज सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं पैप्सिन एंड एसिड, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। देन बारी आ जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स प्लस 1 वेंट्रिकल्स। ब्लड वेसल्स की बात करें तो आर्टरीज और जो वेन्स होंगी वो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं। ब्लड आरबीसी न्यूक्लिएटेड, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो गया एंड थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स हो गई, नोट कर लीजिए हैंड टू हैंडी। और ब्लड में क्या क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बड़े नर्वस सिस्टम हो गया, तो ये डिवाइड होता है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात करें अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो गया क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हो गई सिंपैथेटिक नर्व्स, ये होती हैं फॉर फाइट और फ्लाइट। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं फॉर रेस्ट एंड डाइजेशन। जल्दी से नोट कर लीजिए, आराम और पाचन क्रिया हो गई इसमें, है ना, डाइजेशन एंड रेस्ट। सिंपैथेटिक नर्व सिंपली आप कह सकते हो लड़ो या भागो क्रिया। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बढ़े। अब बारी आ जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो किडनी होती है ना,
कौन सा टाइप होगा? मेसेनोफ्रिक टाइप होगा। यूरेटर्स ओपन होंगे इनटू क्लोका, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। एक्सक्रीट यूरिया, नोट कर लीजिए इसे। जल्दी से नोट कर लीजिए। मेसेनोफ्रिक किडनी होती है और यूरेटर्स ओपन होते हैं कहाँ पे? क्लोका में। एंड एक्सक्रीट करते हैं ये यूरिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूरोटेलिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल में बात करें अगर फ्रॉग की, टेस्टिस की बात करें तो वाइट होगी, ओवैड स्ट्रक्चर होगा किडनी के पास, ठीक है, गुर्दे के पास सफ़ेद अंडकार, ठीक है। देन वासा एफ्रेंशिया, ये कैरी करती हैं स्पर्म टू यूरेटर्स और इसको हम यूरिनोगेंशियल डक्ट्स भी कहते हैं, और प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। और ये ओपन होता है इनटू क्लोका, नोट कर लीजिए। फिर से बता रही हूँ, वासा एफ्रेंशिया ही कैरी करती हैं स्पर्म को और यूरेटर्स तक लेकर जाती हैं, और इसलिए हम इसे ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यूरिनोगेंशियल डक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन फीमेल्स, तो ओवरीज होंगी, लार्ज होंगी, लोबुलेटेड होंगी किडनी के पास, ओविडक्ट्स ओपन होंगे इनटू क्लोका, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा इन वाटर, एग्स डेवलपमेंट इनटू टेडपोल्स, लार्वल स्टेज हो गई ये। सिंपली जो एग्स होंगे, पेन कहाँ गया? एग्स, टेडपोल, हम सिंपली लिख देते हैं लार्वा बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन कौन कौन सी होंगी? आइज, ईयर, नॉस्ट्रल्स, टेस्ट बड्स, स्किन रिसेप्टर्स, ये सब सेंस ऑर्गन्स होंगी इन फ्रॉग्स, है ना। मेंढक में, फ्रॉग में ये सारी ही सेंस ऑर्गन्स होंगी, टच के लिए, हीट के लिए, कोल्ड के लिए, सब ही, चाहे आइज हो, ईयर्स हो, नॉस्ट्रल्स हो, टेस्ट बड्स हो, स्किन रिसेप्टर्स, सब ये क्या है? सेंस ऑर्गन्स ही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगी फ्रॉग की? तो ये हार्मफुल इंसेक्ट्स को खाते हैं, मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, इस्तेमाल किए जाते हैं लेबोरेटरी में फॉर डाइसेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट, ये भी हमें पता है, और ये एक्ट करते हैं एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बायो इंडिकेटर के रूप में ये, बायो इंडिकेटर के रूप में पर्यावरण की शुद्धता बनाते हैं, बताता है, सॉरी, बनाता है यानी शुद्धता बताता है। क्लियर? चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलती हूँ कल हमारी फाइनल लास्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।